हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है निशा और आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के नोट्स मेकिंग। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में देखना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम है आंकड़ों का संकलन, तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंकड़ों का संकलन कहते किसे हैं। तो देखिए, संकलन को इंग्लिश में कहते हैं कलेक्ट करना। अब ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, कलेक्ट करना। तो आंकड़ों का संकलन जितने भी स्रोत होते हैं, विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग तरीकों से, ठीक है, आंकड़ों को कलेक्ट करना, आंकड़ों को संकलन करना, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे वह मतलब एक ऐसे तरीके, ऐसी प्रक्रिया जिससे वो इकट्ठा किए जा सकें, उसे कहते हैं आंकड़ों का संकलन। जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और जो भी मैं बता रही हूँ आपको, आप उसी को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, यही आपके नोट्स बन जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आंकड़ा किसे कहते हैं। आंकड़े को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, किसी समस्या से संबंधित जितने भी संख्यात्मक तथ्य होते हैं, उनका जो समूह होता है, ठीक है, उसको हम आंकड़ा कहते हैं। कोई भी समस्या हो सकती है, जैसे कि लोगों की हाइट की समस्या हो सकती है कि कितने लोगों की हाइट 5'3" है या कितने लोगों की हाइट 5'3" से कम है, इस टाइप के, मतलब कोई भी समस्या, उसके बारे में कोई भी संख्यात्मक तथ्य को इकट्ठा करना, उसका कोई विस्तृत रूप होना। ऐसे नहीं कि एक या दो जनों को उठा लिया, ठीक है। एक आंकड़ा का मतलब ही यही होता है, बहुत सारे, उसका विस्तृत रूप होना चाहिए, वो थोड़ी बड़ी संख्या में होना चाहिए वो आंकड़ा, तभी हम उसे आंकड़ा कहेंगे। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़ा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। प्राथमिक आंकड़े के बारे में बताइए, द्वितीयक आंकड़े के बारे में बताइए और दोनों में डिफरेंस बताइए, तो दोनों ही समझ लीजिए। तो देखो, प्राथमिक आंकड़ा नाम से पता चल रहा है, पहले वाले, तो इसे जो है अनुसंधानकर्ता खुद एकत्रित करता है। अनुसंधानकर्ता होता है जो आंकड़ों को इकट्ठा करता है। जैसे कि मैं किसी कॉलोनी में जाऊंगी और खुद से पूछूंगी कि किन लोगों की हाइट 5'3" से कम है या ज़्यादा है, और खुद कलेक्ट करके लाऊंगी, ठीक है। तो जो कलेक्ट करके लाता है उसको हम अनुसंधानकर्ता कहते हैं। अब जब अनुसंधानकर्ता खुद जाएगा और खुद से एकत्रित करके लाएगा और एक ही जना जाएगा बार बार, तो जाहिर सी बात है टाइम भी ज़्यादा लगेगा, धन भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो इसका दूसरा पॉइंट यही हो गया कि इसे एकत्रित करने में धन, समय, श्रम तीनों ही बहुत ज़्यादा लगता है। नंबर 3, ये आंकड़े उद्देश्य के अनुकूल एकत्रित किए जाते हैं। मतलब जिस टाइप के आंकड़े हमें चाहिए होंगे, सीधा जाएंगे हम लोगों से ये आंकड़े इकट्ठे करेंगे और लेके आ जाएंगे। जैसे कि हमें पता चले कि वहाँ पे बाढ़ आ गई है और उसमें कितने लोग जो हैं उन्हें चोट लगी है या कितने लोग बच गए हैं, इस तरीके के आंकड़े हमें इकट्ठे करने होंगे, तो खुद से जाएंगे, जो भी हमारा उद्देश्य होगा, और हम खुद लेके आ जाएंगे। इन आंकड़ों की एक क्वालिटी भी है जो इसका नंबर 4th पॉइंट बनाती है। वो ये है कि जब अनुसंधानकर्ता खुद से जाएगा और खुद आंकड़ों को एकत्रित करेगा और उद्देश्य भी उसके खुद के होंगे, तो ये वाले जो आंकड़े होते हैं ये एकदम सटीक और सही होते हैं, क्योंकि इसे अनुसंधानकर्ता खुद कलेक्ट करके लाता है। फिर इसके बाद दूसरे आते हैं द्वितीयक आंकड़े। इनका नाम ही द्वितीयक आंकड़े इसलिए है क्योंकि ये अनुसंधानकर्ता खुद ना एकत्रित करके किसी दूसरे से ले लेता है। जैसे कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करके लाई तो वो मेरे लिए हुए प्राथमिक आंकड़े। फिर उसी इन्फॉर्मेशन को किसी और ने मांग लिया मुझसे क्योंकि उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, तो उसके लिए वो द्वितीयक आंकड़े बन जाएंगे। इसका मतलब ये, इसका फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि इसे अनुसंधानकर्ता खुद से ना लेकर किसी दूसरे से कलेक्ट करता है। ये आंकड़े धन और श्रम दोनों ही बचा लेते हैं क्योंकि बनी बनाई इन्फॉर्मेशन किसी और से ले ली जाती है। लेकिन इनका जो उद्देश्य होता है वो वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल नहीं होता, क्योंकि देखो, ये बने बनाए आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, दूसरों से ले लेते हैं, मतलब इनको पुरानी इन्फॉर्मेशन में से कोई नई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, तो ये उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते हैं, मतलब वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते हैं, किसी पुराने उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। और नंबर 4 यही हो जाएगा कि इनसे निकाली गई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो संदेहपूर्ण हो सकती है, मतलब उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे हम किसी दूसरे से लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लिख सकते हैं। अब जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करने की भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं। जैसे कि पहला होता है प्रत्यक्ष तरीके से, मतलब कोई भी आदमी डायरेक्ट जाएगा और अनुसंधानकर्ता जो है वो डायरेक्ट जाएगा और अपने आंकड़े इकट्ठा करके ले आएगा। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, मतलब वो खुद से ना जाकर या तो कोई चिट्ठी पहुंचा देगा
या तो किसी और को भेज देगा, या तो फ़ोन पे कलेक्ट करेगा, लेकिन करेगा वो तब भी खुद ही उस काम को, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से करेगा, डायरेक्ट तरीके से नहीं करेगा। तो दोनों ही विधियाँ होती हैं इसमें। वैसे ये चीज़ें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपको प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने हैं मान लीजिए, तो आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप खुद से जाके कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई डाक पत्र भेज सकते हैं। तीसरा, आप अपनी तरफ से किसी संवाददाता को भेज सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अप्रत्यक्ष के बारे में भी पूछा जाएगा। तो अप्रत्यक्ष विधि ये है कि हम दूसरों से कलेक्ट तो करते हैं, बट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, किसी मैगज़ीन से ले सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति से ले सकते हैं, किसी पुराने कर्मचारी से ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो यही सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट आता है कि वहाँ से हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ये पूरा चैप्टर इस तरीके का है कि अगर आप बिना पढ़े खुद से भी अगर सोचेंगे ना, तो आपके आंसर्स निकल आएंगे। जैसे कि फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि जो पहली वाली विधि है प्रत्यक्ष विधि, वो भी प्राथमिक आंकड़ों की, तो इसकी उपयुक्तता कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे प्रत्यक्ष विधि है कि वो डायरेक्ट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपना धन, श्रम सब कुछ खर्च करके डायरेक्ट अपने आंकड़े लेने वहाँ पे जाएगा, तो क्यों जाएगा? पहला तो शायद इसलिए जाए कि उसको जो है आंकड़े बिल्कुल सटीक चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं चाहिए। दूसरा, हो सकता है वो जो क्षेत्र है वो छोटा हो, ताकि अपना काम जल्दी करके आ जाए। और तीसरा, कि शायद उसको जो वो आंकड़े हैं वो गोपनीय रखने हों, दूसरों से छुपा के रखने हों, इसलिए वो खुद जाता है और कलेक्ट करके लाता है, किसी और को नहीं बेचता। ऐसे ही अगर आपसे डाक विधि के बारे में पूछा जाए, तो डाक विधि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है जहाँ पे बहुत दूर जाना हो, जाना संभव ना हो, आने जाने में परेशानी होती है और बहुत धन खर्च होता हो। तो ऐसे में डाक भेज देते हैं। ठीक है, उसमें एक प्रश्नावली भेज देते हैं, जो जो उसमें प्रश्न लिखे हुए होते हैं, और वहाँ पे वो विधि चल जाती है। अब प्रश्नावली से याद आया, आपको प्रश्नावली समझनी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको स्कूल में आपको बहुत सारे वो दिए जाते हैं फॉर्म। कभी हमें फॉर्म उसका दिया जाता है, एडमिशन का दिया जाता है, कभी किसी चीज़ का, कभी स्कॉलरशिप का दिया जाता है। तो आपने उसमें प्रश्न देखे हैं ना, प्रश्न कैसे स्टार्ट होते हैं? हमारे नाम से स्टार्ट होते हैं, फिर हमारी एज, हमारे पेरेंट्स का नाम, हम कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब वो हमारे बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं, हमारा स्टेटस भी जान लेते हैं, हमारे मार्क्स भी जान लेते हैं, सब जान लेते हैं। तो आपसे जब प्रश्नावली के बारे में पूछा जाता है ना, तो आप किसी भी फॉर्म को याद कर लेना, क्योंकि जो प्रश्नावली होती है उसमें जो प्रश्न होते हैं वो इस तरीके से सेट होने चाहिए कि कोई ऊटपटांग क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी सिंपल क्वेश्चन पहले पूछा जाना चाहिए कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको कोई हिचक ना हो बताने में। जैसे कि हम सीधा गए, ना नाम पूछा है ना कुछ पूछा, और सीधा पूछा बताइए आपकी जो कमाई है वो कितनी है, तो कोई हमें बता देगा? नहीं बताएगा। तो प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से लगे हुए होने चाहिए कि जो बताने वाला है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हिचक ना हो। और प्रश्नावली ऐसी होनी चाहिए जिससे सच में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल हो। और प्रश्नावली ऐसी होनी चाहिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिससे हमें ये यकीन हो जाए कि इसकी जो सत्यता होती है प्रश्नावली की, उसकी जांच हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमावदार होने चाहिए उसमें, जिससे हमें सच का पता चल जाए कि वाकई में ये इन्फॉर्मेशन सच्ची है। और आपसे पता है, प्रश्नावली कई बार बनाने के लिए भी बोल दिया जाता है पेपर में। तो आप किसी भी अपने फॉर्म को याद करना कि साइड में फ़ोटो चिपकाना है, नाम, एड्रेस वगैरह ये सब लिख के आ जाना। पता है, इस टाइप के मार्क्स फ्री फंड में मिल जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं जनगणना तथा प्रतिदर्श। इसमें क्या अंतर है? तो देखो, यहाँ पे मद वर्ड का यूज़ होगा यहाँ पे। तो मद, जिसे हम इंग्लिश में आइटम कहते हैं, जब आप किसी स्टोर में जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि आपने कितने आइटम खरीदे हैं। हमने 4 आइटम खरीदे हैं, हमने 5 आइटम खरीदे हैं। ठीक है, तो वो एक इकाई जो होती है ना, एक चीज़ जो होती है, उसको मद कहते हैं। अब यहाँ पे जनगणना को पूरा समझ लीजिए और प्रतिदर्श को पूरा समझ लीजिए। फिर आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएँ कि जनगणना किसे कहते हैं, प्रतिदर्श किसे कहते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। या फिर आपसे दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, बस आपको दोनों को समझना है। तो जनगणना का जो तात्पर्य है वो किसी अनुसंधान क्षेत्र के समग्र मदों, मतलब उसकी जो कुल मदें होती हैं,
कुल समूह से होता है। ये समग्र मदें किसी क्षेत्र की जनसंख्या भी हो सकती हैं या अन्य प्रकार की किसी दूसरी मदें भी हो सकती हैं। जैसे कि कोई कारखाना है, उसमें 10,000 व्यक्ति काम करते हैं, तो ये जनगणना है, ठीक है। कोई स्कूल है, उसमें 1,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो ये जनगणना है। कोई कॉलोनी है, उसमें 10,000 लोग रहते हैं, तो ये जनगणना है। इस तरीके मतलब समग्र मदों को लेना, ठीक है, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन सबको उसमें काउंट करना। इसके बाद हम आते हैं प्रतिदर्श पर। तो इसमें क्या होता है, इसमें चुने हुए मदें ली जाती हैं, चुनी हुई मदें। जैसे कि एक स्कूल है, उसमें 1,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं या कितने बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। मतलब पहले जो हमने मदें ली हैं उनमें से ही कुछ और मदों को चुनना। जैसे एक कॉलोनी है, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, 60 से ऊपर हैं, कितने बच्चे हैं जो 1 साल से कम हैं। इस तरीके से मतलब पहले से हमें आंकड़ा पता है, पर उसमें से कुछ अलग से आंकड़ा चुन के निकालना, उसको हम प्रतिदर्श कहेंगे। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हम जनगणना में से प्रतिदर्श निकाल सकते हैं, बट प्रतिदर्श में से जनगणना नहीं निकाल सकते, क्योंकि जनगणना होती है समग्र मदें। उसमें से हम चुनकर प्रतिदर्श निकाल सकते हैं, लेकिन जो पहले से ही चुना गया है जिसे हम प्रतिदर्श कहते हैं, उसमें से हम जनगणना नहीं निकाल सकते। अगर आपको ये वीडियो डिटेल में देखना है, एक एक चीज़ समझ के देखना है, तो उसके ऊपर मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर है, और लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।